रखी है अभी भी। इसी साल बताऊंगी, इसी साल में अभी ये और भी साल ही एंड होने वाला, अब तो बता दो। अच्छा चुप कर जाओ। मैम और कौन सी सरप्राइज है? ये बताओ, मेरा बोर्ड दिख रहा है सबको? यस मैम। मेरे यस मैम मैम। यो की मैम। बात है। तो तुम्हारा कल, लेकिन कल 6 बजे ही उठना, अपनी आदत डालो 6 बजे उठने के लिए, ठीक है? तो 6 बजे उठना। हाँ, चर्च में सेलिब्रेशन 22 को है, क्योंकि 25 को संडे है ना, तो सेलिब्रेशन नहीं है। तब और कोई प्लान है वो क्यों बताऊँ? मैं तुम्हें सारे प्लान थोड़ी बताऊंगी अपने बाबलू। सुनो, तो कल 6 बजे उठना, और 6 बजे उठ के जो मैं तुम्हें क्लास भेजूंगी ना, उसको तभी पढ़ना, ताकि तुम्हारे को भी आदत हो जाए, जो सोते भी नहीं है कि उनको आदत हो जाए यार 6 बजे उठा रहना होता है, 6 से 7। तभी पढ़ना उसको, इन्वायरमेंटल इश्यूज को, उससे पहले मत पढ़ना, ठीक है? उससे पहले बस आज क्वेश्चंस लगा लेना जो हमारे रहते थे। कौन से चैप्टर के लगाए थे हमने सुबह? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर संडे को क्लास होगी, आई एम नॉट श्योर येट, बिकॉज इट्स क्रिसमस, और संडे को अगर क्लास होगी तो वही 6 to 9 होगी। और अगर संडे को क्लास होगी तब मैं तुमसे नीट का जो भी पैटर्न है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है? संडे को क्लास होगी तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। तो संडे को वो नीट का पैटर्न आएगा, जो बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं नीट का बता दो, नीट का बता दो, बता देती हूँ। बताओ स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ट्रांसपोर्टिंग ठीक, हम पहुंचे थे इम्बाइबिशन पे, राइट? यस मैम। यस मैम। अब हमें आना है गटेशन पे, जिसके स्पेलिंग मैंने लिखी है गलत, राइट? तो हमें पढ़ना है गटेशन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी पढ़िए, जो जितना हमने पढ़ा उसके यस एटलीस्ट मैम। साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, नहीं तो बहुत कठिनाई होगी कुछ समय बाद, राइट? तो गटेशन क्या होता है? देखो, एक जो टर्म्स कंफ्यूज करती है वो करती है आपको इम्बाइबिशन। और मुझे बता देना अगर मैं व्हाइट कलर यूज करूँ तो, क्योंकि दिखेगा नहीं, है ना? एक हमें कुछ यूज कर दिक्कत देती है गटेशन, और एक वर्ड होता है ड्यू ड्रॉप्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ओ, ओस की बूंदे कैसे लिखूंगी यार मैं? ओस, ओस की बूंदे, देखते हो ओस की बूंदे पत्तियों के ऊपर होती है जब सुबह सुबह उठते हैं। यस यो मैम। 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 तो कंप्लीट करते हैं। इम्बाइबिशन का मतलब है, तुमको कैसे याद रखना है कि एक लक्कड़ का फट्टा था, मींस एक लक्कड़ का वुड है, इसको पानी की प्रेजेंस में जब रख दिया तो तुमने देखा कि भैया जो ये वुड थी ये स्वेल हो गई, मोटू हो गई, ठीक है? तो सॉलिड ने जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया था तो उसको मैंने बोला था इम्बाइबिशन। गटेशन गट्टू का प्रोसेस है। तो गटेशन क्या है? गट्टू नाम का एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बावला सा बच्चा है जो यहाँ बैठा है, गट्टू। जब हम कॉलेज में थे हमारे एक टीचर का नाम हमने गट्टू रखा था। रीजन नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे गट्टू मैम याद आ गई। तो ये बावला सा बच्चा है, वो तो फीमेल मैम थे, ये बावला सा बच्चा है घुघराले वालों वाला, तो ये मस्त बैठा है गट्टू, ठीक है, ग्रास के ऊपर। तो गटेशन फिनोमेना तुम्हें कहाँ से याद रखना है? तुमको याद रखना है ग्रासेस, या तुम याद रखोगे हर्ब्स एंड श्रब से, ठीक है? तो इनमें गटेशन आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? ओके, अच्छा इशिता मुझे पता नहीं था। तो गटेशन में क्या होता है कि रूट प्रेशर की वजह, सबसे पहले गटेशन होता है किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। ओके, तो रूट प्रेशर की वजह से ये फिनोमेना होता है। अब रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो लेट्स से इम्बाइबेशन का मैं मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। ये मुझे याद दिलाना, मैंने तुम्हें ये सब कराना। ओके, सो ये प्लांट है, ग्रासेस बना लेती हूँ, और ग्रास के ऑब्वियसली नीचे है रूट्स। अब जो प्लांट में आयंस होते हैं उन वो किसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं? वाटर। सोल्यूट। सॉल्यूट वाटर। तो आयन खुद ही सॉल्यूट है बाबले, वाटर, आयंस लव वाटर, मैम ठीक है? मैम सॉल्यूट वाटर का मैम सॉल्यूट अच्छा वाटर। अच्छा, ठीक है। सो आयंस को पानी बहुत पसंद है। तो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं जनरली प्लांट के अंदर अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है? इतनी बात मैंने तुमको बताई थी, लेकिन प्लांट को और ज्यादा आयन की जरूरत होती है। तो ये मैंने आयंस बनाए हैं, और जनरली ये प्लांट के अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्लांट को सॉइल से आयंस और चाहिए। तो और आयंस अंदर मूव करते हैं, और क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो जो आयंस होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स होती है एक्टिवली। ये नीट का क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? अब आयंस के पीछे पीछे कौन चला जाता है ऐसे दो मिलाता हुआ? वाटर। पानी, ठीक है? तो पानी चला जाता है। यार पहले तो ये रूट ठीक थी, अब रूट के यहाँ पर इस पॉइंट पर, सारे ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर आयन भी ज्यादा हो गया और पानी भी ज्यादा हो गया। तो
तो आयन पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इतने हिस्से में जो तुमको बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाई देगा, दिस प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। तो व्हाट इज रूट प्रेशर? आयन और वाटर की एक्यूमुलेशन की वजह से उस रीजन पे सेल्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है, उसको हम कहते हैं रूट का प्रेशर। रूट में क्रिएट हो रहा है ये। तो जब रूट प्रेशर पड़ता है तो हमेशा ना हर किसी की नेचर होती है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो हम कम प्रेशर वाली एरिया में जाते हैं। जब किसी सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है हम किताब बंद करके उसको साइड में रखते हैं ना, कोई और सब्जेक्ट उठा कर पढ़ लेते हैं या रेस्ट कर लेते हैं। तो सेम चीज ये भी करते हैं कि जो हाई प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर एरिया है, तो पानी और आयन भागता है किसकी तरफ? लो प्रेशर एरिया। तो एक भी चीज भागेगी उसके पीछे दोनों भागेंगे, तो ये थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया की तरफ भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये पानी भी भागा और इसके साथ साथ आयंस भी भागे, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे, क्योंकि ये है बेस्टेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आयंस और पानी थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया की तरफ जाते हैं। अब जो ग्रासेस होती है उनकी शूट तो बहुत छोटी सी होती है, तो क्या होता है कि जैसे रात होती है ना, तो रात में ये आयन का कॉन्सेप्ट तो चलता ही रहता है, तो रात में ना ये सारे के सारे सरफेस तक पहुंच जाते हैं ग्रास की। ठीक है, ये जो एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है। तो वो कर तो नॉर्मल सा काम रहे थे जो एक आम के पेड़ में भी हो रहा है, ग्रास में भी हो रहा है। लेकिन ग्रास में क्या हुआ कि ये जो टिप होती है ना ग्रास की, ये वाली, ठीक है, अब मैं इसको माइक्रोस्कोप के अगर अंदर दिखाऊंगी तुमको, तो ये जो टिप है ये थोड़े बड़े से इसमें पोर होते हैं, एक बड़ा सा पोर होता है इसकी टिप के ऊपर। और इस पोर को या होल को हम किस नाम से बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं, पता है किसी को? हो नहीं पता? इसको हम बुलाते हैं हाइड्रोथोट्स। पानी के लिए होता है ना ये हाइड्रोथोट्स। तो हाइड्रोथोट्स कुछ नहीं होते, पोर्स होते हैं। अब देखो भाग के कौन आ रहा था इस पोर्स की तरफ? एक तो आ रहा था पानी की बूंदे, ये आ गई पानी की बूंदे, और क्या आ रहा था? आयन जा रहे थे। Ions. तो पानी की बूंदे आयंस के साथ तुम्हें ग्रास की टिप पे दिखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। So what is गटेशन? गटेशन is a process in which due to root pressure, ध्यान से सुनना बात बहुत ही प्यार से, कि गटेशन वो प्रोसेस है जब रूट प्रेशर की वजह से आयन और पानी हाई रूट प्रेशर से लो रूट प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, और ग्रासेस और हर्बेशियस प्लांट में ये पानी और आयन टिप से बाहर की तरफ आ जाते हैं, और इस टिप में जो होल है उसे हम कहते हैं हाइड्रोथोट्स। सो गटेशन का मतलब है हाइड्रोथोट से पानी और आयंस का बाहर आ जाना एट द टिप ऑफ अ प्लांट। ठीक है, इसको हम कहते हैं गटेशन। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है किसकी वजह से? Root pressure. रूट प्रेशर की वजह से। Pressure. तो कभी सुना है कि कभी तुम देखते हो, अगर कभी तुम देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है वो सुबह सुबह वॉक करते हैं नंगे पैर ग्रास के ऊपर, अगर तुमने कभी देखा हो। क्या तुम Yes, कभी भी सुनते हो कि ma'am. नंगे पैर सुबह ग्रास पे चलना चाहिए? तो बावले थोड़ी है जो कहते हैं नंगे पैर चलो। एक्चुअली क्या होता है, गटेशन की वजह से मिनरल्स आयंस आ रखे होते हैं ग्रास के टिप के ऊपर पानी के साथ। तो तुम नंगे पैर चलोगे ना, तो तुम्हारे पैर के थ्रू कुछ आयंस पानी के साथ तुम्हारी बॉडी में चले जाएंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी होता है नंगे पैर ग्रास के ऊपर सुबह सुबह चलना। ठीक है, ओके, समझ आया? अब होता है फिर ओस की बूंदे क्या है? देखो ओस की जो बूंदे है जिसे हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स इज नॉट माउंटेन ड्यू। ड्यू ड्रॉप्स का मतलब है ओस की बूंदे। तो रात भर जब पौधा बाहर होता है तो यार ह्यूमिडिटी भी तो होती है ना, आसपास मॉइस्चर तो होता है एनवायरनमेंट में, तो आसपास का मॉइस्चर पत्तों के ऊपर आके बैठ जाता है और वो थोड़ा कंडेंस होके पानी की बूंदे बना देता है। तो ये तो आसपास का पानी है ना जो सरफेस पे गिरा, इसे कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स, जिसमें पानी होगा, डस्ट पार्टिकल्स होगा। सो दिस इज डिफरेंट। जो गटेशन है दैट इज डिफरेंट। गटेशन का पानी प्लांट के अंदर से आया है, मिनरल रिच है, और जो ड्यू ड्रॉप्स है वो बाहर से गिरा है, तो उसमें तो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। राइट, अंडरस्टूड? Yes, ठीक है, ये ड्यू ड्रॉप वाला तो मैंने तुमको जबरदस्त समझाया है, क्योंकि इसमें ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। बाकी तुमको गटेशन करना है, कर लिया? स्क्रीनशॉट लो। मैम तो जैसे ना सर्दियों में घास पे जो व्हाइट व्हाइट सब होता है तो वो सारा डस्टी पार्टिकल्स हुए ना फिर किस टाइम होता है? सुबह सुबह। बेटा मोस्टली तो वाटर होता है, ये चमकता हुआ है, व्हाइट व्हाइट तो नहीं मैंने देखा। मैं कह नहीं सकती कि वहां पे ग्रास के ऊपर कुछ है, वो डिपेंड करता है। अगर आसपास जैसे पोलन स्प्रेड हुआ है तो हो सकता है वो भी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वहाँ पानी है ना, तो चीजें इकट्ठी हो सकती है यहाँ पे। तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, वो तो फोटो खींच के भेज दियो तो बता दूंगी। यस ऐसे नहीं बता सकती ना, कुछ और हुआ है मेरे गले पड़ जाएगी। स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ बेटा, हर जगह यूजफुल है ये गटेशन वाला तो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ये किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है ये। हाँ साहिल, अगर बर्फों में तो फिर फ्रीज हो जाती है ना वो। चलो मैम, वो आइस होती है टेम्परेचर की वजह से वो विंटर में। हाँ
बर्फों में होती है ना वो। डन। अब हम आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमें एक चीज पता चल गई दैट रूट प्रेशर रिजल्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा रहा है लेकिन अपने को लॉन्ग डिस्टेंस कराना है। आम के पेड़ पे ऊपर तक पानी और खाना पहुंचाना है, तो ये है कठिनाई वाला प्रोसेस। अच्छा साहिल, ठीक है। तो अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो तुमको पता चल गया, ये लाइन का स्क्रीनशॉट लो। अब हमें करना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमें दो चीजें चाहिए होती है, बहुत महत्वपूर्ण पाइप, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलो। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम फेमस है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? वाटर। Water. और फ्लोएम फेमस है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? फूड। Food. किंतु ये सत्य नहीं है कंप्लीटली, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं बहुत पास पास, तो थोड़ा सा पानी इधर भी आ जाता है और सोल्यूट थोड़ा सा इधर भी आ जाता है, समझ रहे हो? तो मिक्सिंग हो जाती है। अब खाना पानी जब तुम खाते हो, पहले खाना खाया फिर पानी पिया, अरे मिक्सिंग तो हो गई ना। सेम चीज है। तो जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, इसको हम कहते हैं, हाँ जतिन, अभी नहीं जतिन नहीं, गटेशन इज ए डिफरेंट फिनोमेना, ट्रांसपिरेशन इज ए डिफरेंट फिनोमेना। अभी बताऊंगी ना ट्रांसपिरेशन, फिर कंपेयर कराऊंगी, रुक जा अभी, थम जा। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसको कहते हैं बल्क फ्लो या मास फ्लो। ठीक है, क्योंकि पानी एक बल्क में ऊपर जाता है, ठीक है, और खाना भी एक बल्क में ऊपर जाता है। तो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुमको एनसीईआरटी में ऐसे मिलेगा नहीं, फिर होगी दिक्कत। किंतु क्वेश्चनों में मिल जाएगा, फिर होगी ज्यादा दिक्कत, फिर तुम कहोगे मैंने पढ़ाया नहीं। तो जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, अब क्या यार, तुमको ना कुछ नहीं करना है, पहले तो ना सबसे पहले सुन लो, किसी ने कुछ नहीं करना है, एक पेड़ को इमेजिन करना है। ठीक है, तो पेड़ में तुमको ये देखना है कि यार ऊपर भोजन कैसे जा रहा है और ऊपर जल किस तरीके से जा रहा है, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, तो दो तरीके से जा रहा है, एक तो खींचा जा रहा है, किसको? ये पानी है बनाया मैंने बोतल, नहीं आएगा। हाँ क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? आपने बोला भोजन ऊपर जाएगा, भोजन तो नीचे नहीं जाएगा। ऊपर भी जाएगा, क्यों ऊपर नहीं से जाएगा? लीव्स टू रूट नहीं लीव्स जाएगा पे नहीं वो। बनता है खाना। बेटा लीफ में बनता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना सारे लीव रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। अगर धूप सिर्फ इतने एरिया में पड़ रही है, तो इस वाले एरिया को खाना नहीं मिलेगा। बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है उसका, सिर्फ यूनि डायरेक्शनल नहीं होता। डन मैम। हाँ कोई ना, अभी आएगा, टेंशन ना ले। तू भी अपनी जगह सही है, लेकिन गलत है लेकिन तू। तो वाटर जो मूव करता है वो बिकॉज ऑफ पुल करता है। पुल क्या होता है? खींचना, ऐसे खींचे, जैसे मैं तुम्हारे कान पुल करूं, ठीक है। और पानी जो मूव सॉरी खाना जो मूव करता है, फूड, वो हमारा मूव करता है बिकॉज ऑफ पुश। तो किसी को धक्का मारते हैं हम कि भाई कोई अच्छे काम कर, तो उसको पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। और किसी को हम खींचते हैं, उसको हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, क्योंकि हम मेहनत ज्यादा लगाते हैं ना। तो याद रखना, पुल इज अ नेगेटिव प्रेशर, पुश इज अ पॉजिटिव प्रेशर। अगर थोड़ा सा भी नीट वालों का दिमाग हिला तो तुम्हें यहाँ फंसा देंगे, जबकि तुमको आंसर आता होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में फंस जाओगे। तो याद रखना कि जल को खींचा जाता है नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, और खाने को धक्का दिया जाता है पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, खाना खाने से एनर्जी आती है पॉजिटिव। ओके डन, चलो आगे। यो मैम। ठीक है, अब जो जाइलम होता है उसमें पानी मूव करता है, दैट इज ए यूनि डायरेक्शनल। पानी एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, पानी पत्तों में जितना मर्जी ले लो, लेकिन पानी हमेशा रूट से, अभी बताती हूँ शमा, पानी हमेशा रूट से पूरे प्लांट के ऊपर जाता है। ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट में जाता है, तो वो यूनि डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जो फूड है वो बाई डायरेक्शनल है। देखो मल्टी नहीं है, बाय है, बाय मतलब दो, बाई डायरेक्शनल है। कि खाना जो है वो लीव्स में बन के रूट्स में जाता है, ठीक है, फिर पतझड़ आता है, पतझड़ आता है तो सारे पत्ते तो झड़ गए, अब खाना कहाँ है? तो सारे न्यूट्रिएंट्स, खाना वाना सब कुछ ऊपर जाता है फिर उन जड़ों के पास, और फिर वहां पे लीव्स की सिंथेसिस होगी, और उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लीफ को दोबारा बनने के लिए भी तो खाना चाहिए, तब रूट से ऊपर की तरफ जाएगा। तो याद रखना, ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है खाना, लेकिन पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो फूड इज बाई डायरेक्शनल फ्लो वाइल वाटर इज यूनि डायरेक्शनल फ्लो। इज इट क्लियर? यो मैम। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? मैम ठीक है, मुझे गर्मी लग गई, एक सेकेंड। मैम प्रीवियस स्लाइड।
10 मैम। मौसम समझ नहीं आता, गर्मी लगती है कि ठंड लगती है, अब गर्मी लग रही है। अच्छा चलो, मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ चलो पे आ जाओ, बहुत ठंड। तू मुझे मिस कर, बीच में डिस्ट्रैक्ट मत कर, चल चुप कर इधर। मूवमेंट ऑफ वाटर, जल को मूव कराते हैं, ठीक है। अब जल को मूव करा रही हूँ पहले मैं रूट्स में, क्योंकि जल की ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, रूट्स में। सबसे पहले रूट से ही पानी लेते हैं ना हम, राइट। तो रूट्स बना देते हैं छोटी सी। अब देखो, इस टॉपिक को करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, एनाटॉमी ऑफ रूट का टॉपिक पढ़ सकते हो, मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है, रूट्स की। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है ना कि मैं ये वाला चैप्टर तुम्हें नहीं करा पाऊंगी, एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी रूट्स की, लेकिन इस चैप्टर के साथ तुम कर सकते हो। तो रूट्स की और जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो है ना एनाटॉमी का, वो पढ़ लेना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना, सफिशिएंट है, क्वेश्चन निकल जाते हैं उससे। तो देखो, रूट्स के पास क्या होते हैं, अगर तुमको रूट का स्ट्रक्चर ये वाला याद है, तो रूट्स में रूट हेयर निकले होते हैं। कौन से रीजन से निकलते हैं रूट हेयर? मैचुरेशन जोन। है मैच्योरेशन रीजन है ना रूट हेयर। अरे तू कभी सुबह 6 बजे आई हो, तेरे से इतनी बातें करूंगी पागल हो जाएगी श्रेया। देख, तो ये रूट हेयर है। रूट हेयर होते क्या है, किसकी एलोंगेशन होती है बेटा? छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनसे सब पेपर आ जाता है। ये होती है एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, लिख लो। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उन्हीं की इलोंगेशन होती है, ठीक है। तो रूट हेयर में सबसे पहले पानी आएगा, देखना। ओए भगवान, रूट भी नीले कलर की, पानी भी नीले, मैं पानी ना हरे रंग का बना रही हूँ। ठीक है, तो पानी आया पहले रूट हेयर में, फिर पानी कहाँ जाएगा, एपिडर्मल सेल्स में। तो यहाँ पर हमको मिल जाएंगे एपिडर्मल सेल्स। देखो ये रहा मेरा एपिडर्मल सेल। अब मैं इस वाले रीजन को जरा काट के बाहर बना लेती हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पागल कर दूँ, ठीक है। आओ, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पानी आ गया किसमें, रूट हेयर में। उसके बाद वो कहाँ गया, एपिडर्मल से। एपिडर्मल सेल। सबसे बाहर वाले सेल को एपिडर्मल कहते हैं। मेरी स्किन की ये लेयर है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस में गया। एपिडर्मिस के बाद कौन से सेल आते हैं, सी फॉर, नहीं बेटा, जिसमें बहुत स्पेस होती है उन सेल्स के बीच में, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सेल। कॉर्टेक्स सेल्स के बाद कौन से सेल आते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, बुरा हाल है हमारा, बुरा हाल है। मरेंगे एनाटॉमी में सारे। ये होते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। ये रूट तुम्हें पता होना चाहिए, नीट का क्वेश्चन आता है, और ये स्कूल में भी आया होगा, नलायको करके नहीं आया तुम। एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फिर अंदर कौन से सेल्स होते हैं, मृत्यु हो गई आधे बच्चों की। तो बेटा साइकिल के फॉर्म में पढ़े हैं, पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के अंदर पड़े होते हैं हमारे वेस्कुलर टिश्यू, जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो बहुत ही जालिम किस्म के होते हैं जाइलम, और जनरली फ्लोएम थोड़ा अंदर की तरफ होता है। मेरा जाइलम और ये रहे फ्लोएम, तो मैं जाइलम बनाऊंगी। तो पानी कैसे मूव करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। सबसे पहले वो रूट हेयर पे जाएगा, फिर रूट हेयर से वो भाग कर जाएगा किसमें, नीचे देखो डायग्राम में, एपिडर्मल सेल, फिर उससे वो जाएगा कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स में जाएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से जाएगा पेरिसाइकिल से, पेरिसाइकिल में जाएगा जाइलम से। तो तुमको क्या याद रखने का है, तुमको याद रखने का है कि रूट हेयर नहीं मेंशन करते, तो तुमको याद रखना है 2 ई के बीच में एक सी आएगा, तो कॉर्टेक्स बीच में आएगा। अब बाहर वाला जो सेल होता है उसको तो हम एपिडर्मिस ही कहते हैं ना, है ना। तो बाहर वाला सेल हमारा एपिडर्मिस, अगर ये एपिडर्मिस है तो अंदर वाला एंडोडर्मिस है। तो ऐसा तुमको याद रहेगा कि बीच में सी रखना, बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला एंडोडर्मिस। उसके बाद तो बस पेरीसाइकिल बचा है, साइकिल चला दो और जाइलम में चले जाओ, राइट। ऑर्डर हो जाएगा। यस मैम। समझ में आया यहाँ क्या हुआ? यस मैम। सिर्फ पानी मूव कर रहा है, क्योंकि जाइलम ना जो ट्यूब्स है वो सेंटर में है। अब उस ट्यूब तक भी तो पहुंचना है ना पानी को, तो पानी क्रॉस कर करके जा रहा है। ये सारे मूवमेंट पानी की पैसिव है, ठीक है। तो ये जितनी भी मूवमेंट पानी की मैंने बताई, ये है पैसिव, यानी कि अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब रूट के अंदर पानी कम है, बाहर ज्यादा था, इसलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। आयंस की मूवमेंट एक्टिव होती है, वाटर की मूवमेंट पैसिव होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है नीट का, समझ में आया?
समझ में? हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाएगा साहिल। बेटा समझ आया या नहीं? चलो भाई हैंड रेज करो जिसको समझ नहीं आया। फ्लोएम का किस्सा अलग है। फ्लोएम को खाना ना जो मिलता है वो लास्ट में हम करेंगे, वो नहीं, ये जाइलम की बात हो रही है सिर्फ। मैं पानी की मूवमेंट बता रही हूँ, खाने की नहीं बता रही। जिसको डाउट है हाथ खड़ा करो, चलो आधे बच्चों की बात चलेगी। रेज योर हैंड। नहीं है जतिन, पैसिव मूवमेंट है, नो एटीपी यूज। बोला मैंने कहीं एटीपी यूज होगा है? कोई डाउट नहीं? अच्छा स्क्रीनशॉट लो इसका। 3-4 टर्म आ गई ना तो ऐसी हो गई, हे भगवान क्या पढ़ा दिया इन्होंने। Then ma'am. ठीक है, अब देखो ये जितने भी सेल है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, सबके सब प्लांट सेल है, सबके सब प्लांट सेल्स हैं। यस मैम। अगर ये प्लांट सेल है तो Yes, इनके पास ma'am. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। यो मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैम। होगी तो क्या इनके पास सेल वॉल होगी? यो मैम। मैम ये बना दो सेल वॉल। सेल वॉल तो डेड स्पेस ही होती है ना? डेड रीजन ही होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। ये मैंने लिख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिख दिया मैंने अपनी सेल वॉल। ठीक है, अब पानी ना दो जगह से मूव कर सकता है। ठीक है, एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच है, तो ये मैंने एक सेल बना दिया। लेट्स से ये मेरा एपिडर्मिस सेल है, दूसरा सेल मैं इसके साथ बना रही हूँ, तो कोई बच्चे नहीं सोचेगा कि क्या हो गया, ये सेल वॉल है यार उसकी, ऐसे गलत गलत ना समझना। ठीक है, तो जो पानी है ना वो दो तरीके से मूव कर सकता है, बहुत स्मार्ट होता है पानी। ठीक है, वो कहता है या तो मैं सेल के अंदर से जाऊं, क्योंकि अगर मैं बोलूं सेल के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल। और बेटा ये क्या है जो सेल वॉल के बीच में ये रीजन है, इधर क्या है? डेड स्पेस है। ये डेड स्पेस, खाली जगह है, जा सकते हो डेड स्पेस। ठीक है, अब देखो पानी कहता है मैं तो दो तरीके से जाऊंगा भैया, रेड कलर से पानी दिखाएंगे, क्यों? मेरी मर्जी, मेरी क्लास, मैं तो पानी रेड से दिखाऊंगी। तो पानी कहता है या तो मैं डेड स्पेस से जाऊं, अगर मैं डेड स्पेस से जा रहा हूं तो देखो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। साइटोप्लाज्म में तो ऑर्गेनेल्स भी है ना? तो मैं डेड स्पेस से क्यों ना चला जाऊं? वो सेल वॉल को क्रॉस करके मजे से डेड स्पेस से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, पानी कहते हैं या तो मैं डेड स्पेस से जाऊंगा, ए वाला रास्ता लूंगा, या मैं बी वाला रास्ता लूंगा। बी वाला रास्ता कैसे बनाऊं? मैं येलो कलर से बनाती हूँ। बी वाले रास्ते में पानी कहता है कि मैं ना सेल को क्रॉस करके जाऊंगा, पहले डेड स्पेस में जाऊंगा, फिर साइटोप्लाज्म में जाऊंगा, फिर साइटोप्लाज्म, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक दरवाजा है जो मैंने बनाया नहीं था, उस दरवाजे को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। यस, कहता मैं तो ऐसे जाऊंगा प्लाज्मोडेस्मेटा को क्रॉस करता हुआ। मुझे बताओ कौन सा फ्लो फास्ट होगा, ए वाला या बी वाला? B वाला. बी वाला है। बेटा ए वाले में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खाली रास्ता है, बंजर जमीन, भाग के चला जाएगा। बी वाले में तो साइटोप्लाज्म है, पानी से तैर के जा रहा है, तो तैरने में ज्यादा टाइम लगेगा या भागने में? तैरने में। तैरने में ना, तो बी वाला जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन प्लांट दोनों लेता है। ठीक है, तो बी वाला स्लो है लेकिन ए वाला फास्ट है, तो इनको ना नाम दे दिया। जो ए वाला रास्ता है इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एपोप्लास्ट, और जो बी वाला रास्ता है जिसमें वो सबसे मिल बांध के चलता है ना, सबसे रिश्ता बना के चलता है, उसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है सेल्स में। तो रूट है, प्लांट की रूट इमेजिन करो, उस रूट में पानी दो तरीके से जा रहा है, एक तो डेड स्पेस से जा रहा है, खाली रास्ते से चल के जा रहा है, वो है एपोप्लास्ट, अकेला जा रहा है, वो खाली रास्तों पे अकेले चलना पड़ता है। और सिम्प्लास्ट है जब पानी साइटोप्लाज्म से होते हुए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है। सिम्प्लास्ट में क्या है, सबके साथ मिल बांट के जा रहा है ना, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जंप कर रहा है। ठीक है, ये दोनों समझ में आया? अब ये जो रास्ता है, ये जो दरवाजा है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा ने यहाँ क्या किया? प्लाज्मोडेस्माटा कुछ नहीं है, ये एक डोर है, अ डोर जो कनेक्ट करता है दो सेल्स को, है ना, दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। राइट, क्लियर? चलो रेज योर हैंड जिसको जो भी डाउट है सो फार नहीं, मतलब सो फार अभी तक। Clear, ma'am. ठीक है भाई, कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी? No, ma'am. पूरे प्रोसेस में मैंने बोला एटीपी यूज हुआ? नो मैम। क्या है ये प्रोसेस? पैसे, है ना? अब देखो, Safe. अब मैं देखो तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी और तंग करूंगी, स्क्रीनशॉट लो इसका।
अब देखो एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। सो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में से कौन सा वाला जो डेड स्पेस से जा रहा है? Apoplast. तो याद है मुझे, ए से एपोप्लास्ट और ए से अकेले रास्तों पे अकेले ही चलना पड़ता है। और सिम्प्लास्ट मतलब मिल बांट के, सिम मतलब तो होता है ना कंबाइन। तो ये जा रहा है साइटोप्लाज्म से, राइट। कौन सा फास्ट है? अकेले रास्तों पे अकेले जैसे मर्जी चलो। कौन सा फास्ट है? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट। तो ठीक है, ये डिवीजन। इसी के आगे 2-3 पॉइंट और ऐड कर लेना। प्लाज्मोडेमाटा कहाँ पढ़ा है तुमने? सिम्प्लास्ट में पढ़ा है ना, दरवाजे हैं ये, राइट। चलो आगे चलती हूँ। अरे वो डायग्राम कहाँ गया? ये रहा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखा है? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो घबराई गए। श्रेया हो तुम? यस मैम। क्या बात करनी है तुझे, बता। मैम कुछ नहीं, वैसे ही। मैम प्रीवियस स्लाइड, अच्छा पक्का समझ में आ रहा है? निकल तो नहीं लिए? यो मैम। नहीं समझ में आया तो बता दो यार, दोबारा समझा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अरे भाई साहब, मैम जब आप पढ़ा रहे थे तब बीच में बात नहीं ना करती, इसलिए बोलना था। अच्छा 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 अच्छा, सीरियसनेस से प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी, है? छुट्टी के दिन मिलना मुझे कभी, बहुत बातें करती हूँ मैं। देखो कौन सा सेल कौन सा है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, 2 ई के बीच में सी, बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला एंडोडर्मिस, फिर है पेरिसाइकल और ये रहा जाइलम, जाइलम, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा कौन से हैं यहाँ पर? ये दिख रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो मुझे बताओ, ए वाला जो मैंने तुमको अभी ये दिखाया, ए वाला एरो दिख रहा है, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है? एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट? एपोप्लास्ट। और ये बी वाला एरो क्या दिखा रहा है? सिम्प्लास्ट। है ना। तो प्लानिंग मैक्सिमम किसे प्रेफर करता है यार? उसकी कोई तो प्रेफरेंस होगी ना। तो वाटर प्रेफर विच ट्रांसपोर्ट? एपोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। क्योंकि जब जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुमको रियलाइज होगा कि अकेले रास्तों पे चलना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे 6,000 करोड़ लोगों को अपने साथ लेके जस्टिफाई करने से अच्छा है तुम अकेले चल लो, या एक आध लोग तुम्हारे साथ तो बहुत है। 2 लोग जिंदगी में तुम्हें समझ जाए वो बहुत बड़ी बात है, दुनिया तो क्या ही समझेगी। तो जैसे तुम्हें जिंदगी में एहसास होगा, प्लांट को पहले एहसास हो गया, वो कह रहा है अकेले रास्तों पे चलना ज्यादा सही है भैया, बीच में से नहीं जाना तैर तैर के, ठीक है। तो प्लांट प्रेफर करता है एपोप्लास्ट। ये है नीट का क्वेश्चन। अब देखो एक दिक्कत जरूर है, चाहे तुम जितना मर्जी अकेले करो, तुम्हें कभी ना कभी घर वालों की या अच्छे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है, लाइफ के एक मोड में आती है। एंडोडर्मिस की जो सेल है, एंडोडर्मिस का जो सेल है, वहां पर तुम्हें ये चीज मिलती है, स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है? स्यूबेरिन की बनी होती है, ठीक है। स्यूबेरिन की जो ये बनी होती है, ये भी छोड़ो, इसका तुम्हें जो मेन याद रखना है वो ये कि डज नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट, डज नॉट अलाउ वाटर मूवमेंट। ऐसा क्यों है यार? ये ना बेसिकली एक तरह से चेक करती है कि फालतू की चीजें ना निकल, क्योंकि डेड स्पेस से जा रही है ना, ऐसा तो फालतू में कोई आयन वैन भी प्लांट के अंदर जा सकते हैं, जाइलम के अंदर दिक्कतें कॉज कर सकते हैं। तो कैस्पेरियन ट्यूब इंश्योर करती है कि डेड स्पेस से ना कोई भी ऐसे ना निकल जाए, पहले वो साइटोप्लाज्म में आए, और साइटोप्लाज्म को हर एक चीज ना क्रॉस नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो कहते हैं साइटोप्लाज्म से जाना चाहिए। तो एपोप्लास्ट कब तक होता है? एपोप्लास्ट तुम्हें देखने को मिलेगा एपिडर्मिस से, यहां से गया, फिर तुम्हें कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा, फिर एंडोडर्मिस तक तो तुम्हें एपोप्लास्ट मिलेगा, फिर एपोप्लास्ट को बीच में ही आना पड़ेगा, पानी को फिर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, और अब वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा। तो पेरिसाइकल में तुम्हें कभी एपोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें सिम्प्लास्ट ही मिलेगा। सो आफ्टर एंडोडर्मिस जो वाटर की मूवमेंट है वो सिम्प्लास्टिक ही होती है, वो साइटोप्लाज्म से ही जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। तो लिख लो आफ्टर एंडोडर्मिस वाटर वाटर क्या होता है? तोबा वाटर मूव थ्रू सिम्प्लास्ट। पाप चढ़ेगा मुझे मेरी इंग्लिश को, अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने कहा था मेरी इंग्लिश ठीक हो गई है, लगता है मैं भूल गई। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। और ये क्यों हुआ? काहे? बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इस पे क्वेश्चन आएगा, नीट वालों को बहुत पसंद है। फिर पानी यहाँ पर आ जाएगा, पानी जाइलम में चला जाएगा, फिर जाइलम से पानी ऊपर को जाएगा,
ऊपर को क्यों जाएगा? क्योंकि ट्रांसपिरेशन इसे खींचेगा। अब आएंगे हम ट्रांसपिरेशन पे, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। डन इतना? डन मैम। Yo-yo, ma'am. यो मैम। अच्छा यहाँ बनाया था मैंने, ओके ना। वही डायग्राम रूट का इन्होंने यहाँ दिखा दिया, तो आधे ना बच्चों की मृत्यु ही हो जाती है कि हे भगवान ये क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। अरे वही डायग्राम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम क्यों परेशान होते हो? अरे यहाँ देखो ना, लेबलिंग करती हो अपनी कॉपी में कर लो जिसको दिक्कत है। तो ये देखो, रूट हेयर, रूट के बाद ऐसे वाले हेयर, उसके बाद आता है अपने पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन से ही कॉर्टेक्स बना है, ठीक है। रूट हेयर पहला, एपिडर्मिस दूसरा, तीसरा है कॉर्टेक्स, फोर्थ है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास है कैस्पेरियन ट्रिप, तो ये तुम्हें दिख रही है, और उसके बाद तुम्हें मिलते हैं पेरिसाइकिल, और फिर तुम्हें मिलता है फ्लोइम एंड जाइलम। ये रहा जाइलम, जाइलम के साथ ही फ्लोइम होते हैं, तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं, इसे कोई घबराने का नहीं है। इसकी लेबलिंग आ सकती है, ठीक है। ये ले भाई, कोई ना, मैं स्लाइड क्लास के बाद भेज दूंगी, टेंशन ना ले, ठीक है। इसकी लेबलिंग आ सकती है। और देखो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट का क्या फर्क है कि एपोप्लास्ट में ये सेल्स के कॉर्नर से जा रहा है ना, तो तुमको याद रखना है जो कॉर्नर से जा रहा है वो डेड स्पेस से जा रहा है, तो वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट तुम्हें सेल के बीच से जाती दिखेगी, ये देखो, ये बावला सेल के बीच में से जा रहा है, तो ये सिम्प्लास्टिक है, ठीक है, पहचान लेना। समझ आ गई? यो मैम। अरे बहुत पाप चढ़ेगा जो पहचाना नहीं तुमने इसे। डन? हेलो, डन मैम। आज तो आधे बच्चे हिल लिए। स्टोमेटा, स्टोमेटा। अब ट्रांसपिरेशन समझाने से पहले मुझे तुम्हें स्टोमेटा की कहानी बतानी पड़ेगी जी। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा एक साइट होती है, बेसिकली एक साइट है जहां पर क्या होते हैं, किसके लिए होती है? फॉर वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अभी ट्रांसपिरेशन पढ़ाया नहीं है मैंने। एक तो ट्रांसपिरेशन नाम का शब्द है जिसने बहुत तंग करा है इस चैप्टर में। ट्रांसपिरेशन के लिए, वाटर लॉस के लिए ये छेद होता है छोटू सा, और दूसरा इसका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। बेटा गैसियस एक्सचेंज जो होता है ना, रूट से नहीं होता, सिर्फ नाइट्रोजन का केस अलग है कि वो रूट से एब्जॉर्ब होता है, वो तो हम आगे करेंगे। लेकिन गैसियस एक्सचेंज जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो कहानी है, जो मैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में बताऊंगी, वो स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो फंक्शन है स्टोमेटा के, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। समझ आया? क्या समझ आया? मैंने तो समझाया ही नहीं कुछ। क्या समझ आया बता? अभी तो मैंने लिखवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है आज निकल लिए सारे। पिशु, और वो कहाँ गई हमारी नई वाली लड़की? तो आज भाग गई बेचारी। कृषु आया आज? कृषु भी चला गया, मेरा ना आना भाई हमसे नहीं होगा। अक्षिता समझ आया? आंचल, आंचल धीमान, अनीश, यो अंजलि, अंशुल, Yo-yo, ma'am. साहिल, कृतिका, क्षमा, कौसर, यस मैम। मीनाक्षी, मेघा, उज्जवल। यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। तो बेटा ये देख के पत्ता है छोटू सा, है ना। अगर बहुत गर्मी होती तो स्टोमेटा ना नीचे छुप जाते, नीचे की तरफ चले जाते हैं पत्ते में। पत्ते को उठाना, उसको देखना, ऊपर का रीजन है, नीचे का रीजन है, जहाँ उसकी बैकबोन है, नीचे वाले रीजन में चले जाते हैं स्टोमेटा। अगर बहुत गर्मी होती, उनको कहते हैं सनकिन स्टोमेटा, डेजर्ट में बहुत मिलते हैं। ऊपर की तरफ अभी स्टोमेटा है, हम उसको बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे स्टोमेटा पड़े होते कैसे हैं? ऐसे दो बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे राजमा है ना, ऐसे दो राजमा से पड़े हैं, ठीक है। तो जो राजमा से पड़े हैं एक्चुअली ये स्टोमेटा है, ठीक है, पत्ते के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बताऊं? यस मैम। सॉरी साहिल, थोड़ा सा तो तेरे को बेयर करना पड़ेगा, सुन ले। चल, जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पे दो गार्ड सेल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग से, इन्हें कहते हैं हम गार्ड सेल्स। क्या बुलाते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल्स के पास होती है लाइंस, माइक्रोफैब्रिल्स की, मतलब प्रोटीनेशियस लाइंस होती है ऐसे, इस तरीके की। ये गार्ड सेल को ऐसे मोटा होने में और पतले होने में मदद करती है, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स की लाइंस होती है। और गार्ड सेल के आसपास भी कुछ सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं इनको?
cells. सब्सिडरी सेल्स। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तुमको इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, तुमको सिर्फ गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ना है। अब गार्ड सेल के सेंटर में तुमको होल से दिख रहा है, Yes. इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। यही है जैसे पानी बाहर निकलेगा या गैसेस अंदर जाएगी या गैसेस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो पत्तों के ऊपर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है, स्टोमेटल पोर की तरफ। तो क्या है ना कि स्टोमेटा जब ऐसे होते हैं, गब्बू होते हैं, तब वो चीजों को मूव करने देते हैं, लेकिन जब वो पतलू हो जाते हैं ना तब वो चीजों को मूव नहीं करने देते, ठीक है। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो ये हुआ कैसे। स्क्रीनशॉट ले लिया? Done, ma'am. Yes. ज्यादा पढ़ लिया क्या केमिस्ट्री? सो के नहीं आया? खाना नहीं खाया? ब्रेक चाहिए? Ma'am, previous slide. पूरे लेक्चर में कुछ नहीं बोली है, प्रीवियस स्लाइड के लिए तो इतनी तेज बोलती है ना मैम डर जाए। पढ़ने का मन नहीं है, मम्मी ने मारा। No, ma'am. स्कूल कैसा था? अच्छा था। स्कूल अच्छा ही है, बुरा थोड़ी हो जाएगा एक दिन में। गया कैसा तेरा दिन? अच्छा गया। अच्छा गया। कभी कभी ऐसा सोचते हो कि डॉक्टर बनने के लिए इतना पढ़ना भी बौद्धी है कि बेकार है, ऐसा कभी आता है ख्याल? फिजिक्स और केमिस्ट्री को देख के आता है। कभी ऐसा लगता है कि क्या सुबह सुबह 6 बजे उठा देते हैं, क्या 11-11 बजे हमारी क्लास लेते हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं है, ये सब करना जरूरी है, मैं दूसरा सब्जेक्ट लेके जीना लूं, ऐसा कभी लगता है? Ma'am, रोज। एवरी सिंगल डे? मैम बायो के केस में नहीं लगता ऐसा। मैम बायो में नहीं मैम, सबसे ज्यादा तो फिजिक्स के केस में लगता है। यस मैम। अच्छा अच्छा, बात बताओ। मैम सपने भी तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं। यस अच्छा, मैम। बात बताओ, डॉक्टर बनना वर्दी है या नहीं, ये तुमको कौन सबसे अच्छे से समझा सकता है? आप मैं समझा नहीं मानूं तो मैं डॉक्टर हूँ। टीचर हो। कौन टीचर से? तो समझा तो सकते हो। नहीं वो तो ठीक है। कौन तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता सकता है, जिसके ऊपर दुख बीता होगा या जिसने दुख को बीतते हुए दूसरों पे देखा होगा? किसको ज्यादा ज्ञान होगा? डॉक्टर। हम जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ होगा, बीता होगा। हाँ हाँ, साहिल भी कह सकता और है भाई, मैम जिसके ऊपर फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। देखो, जिसके ऊपर दुख बीता है उसको पता कैसा लगता है, राइट। जैसे कि तुम, अब जैसे तुम ही समझ सकते हो कि कैसा लगता होगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट अपने को पसंद नहीं है, कुछ पसंद है, लेकिन इतने थोड़ी पसंद है कि पूरा दिन पढ़ते रहे। बावले थोड़ी अब, सोचने की बात है ना, मतलब हद हो गई। स्कूल भी पढ़े हैं, ड्रॉप किया तो घर में भी पढ़े, पढ़ते रहे एक ही चीज को 36 बार पढ़े, फिर भी क्वेश्चन नहीं निकलता कभी कभार, फिर तो हद हो जाती है। तो ये जो दुख है इसको बहुत अच्छे से कौन समझता होगा? डॉक्टर समझता होगा, यस मैम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिसमस से पहले, बिफोर द क्रिसमस अराइव्स, हम लोग बुला रहे हैं एक डॉक्टर से आपसे मिलने। तो एक डॉक्टर है जिनका नाम नहीं बताऊंगी मैं अभी। तो एक डॉक्टर आ रहे हैं आपके पास, आपकी क्लास में, जूम मीट पे। और वो डॉक्टर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा शी बता दे मैंने, ओके। तो वो शी नोज मी व्हेन, जब मैं आपकी एज की थी, जब मैं आपकी एज की थी वो मुझे तब से जानते हैं, तो मैं उनके सामने एक तरह से कह सकती हूँ बड़ी हुई है, लेकिन वो मेरी हम उम्र ही लगती है। शी इज़ रियली प्रिटी ना। सो डॉक्टर आएंगे एंड शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस विद यू कि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, सो हाउ वाज इट, जब उन्होंने MBBS करी तो हाउ वाज इट, जब उन्होंने प्रैक्टिस करी तो वो कैसा रहा, डॉक्टर बनना कैसा लगता है, और डॉक्टर बनने में कितनी दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से जाता है, राइट। सो डॉक्टर विल ज्वाइन विद अस बिफोर न्यू ईयर। मेरी पूरी कोशिश है, जिस भी कोशिश डॉक्टर से थोड़ा सा मुश्किल है उनसे अपॉइंटमेंट मिलना। सो उसके लिए भाई देखो, अब तुम्हारे जो सवाल है वो तो तुम ही जानते होंगे ना, मेरी तो दीदी है, मैं तो कभी भी पूछ लूँ, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि एक छोटू सा गूगल फॉर्म बनाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई जरिया मैं ढूंढ लूंगी, मुझे नहीं पता भी क्या। तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगा आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेश्चन होगा, फिर उसमें से क्वेश्चंस को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हम पूछ पाए। तो जो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब कोशिश करेंगे सबके क्वेश्चन उसमें आ जाए, फिर वो उनसे क्लास में पूछेंगे, और आप उनसे खुद भी पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगता है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। सो आई थिंक वो आपको शायद बता पाएंगे जो आप इस टाइम फील कर रहे हो, क्योंकि किसी टाइम पे उन्होंने भी फील किया। मैं एज ए टीचर बता सकती हूँ, लेकिन वो एज ए स्टूडेंट बता पाएंगे, राइट। सो क्रिसमस से पहले हम उनसे जरूर मिलेंगे, ओके। हाँ
मैम ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। थैंक यू। यस मैम, यही सरप्राइज था। बेटा 1 ने जनवरी बता को ही दिया। हाँ, तुम इतने सारे इतने ऐसे ऐसे पागलों की तरह बैठे हो। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं बॉटनी, मुझे बॉटनी बहुत पसंद है। तो क्योंकि मेरा जुआलॉजी मेजर्स रहा है ना, तो बॉटनी मिलता नहीं था पढ़ने को। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ये करती थी, सब ना एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। मेरे क्लास वाले बावले अगर ये देख रहे हैं ना वो वीडियो, तो मैं उनको बताना चाहूँगी, बावले थे तुम। वो ना जुआलॉजी ले लेते थे, तो मतलब जू पढ़ भी रहे हैं, एक्स्ट्रा में भी जू ही पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में बैठे रहते। तो सुबह जाते थे, शाम तक वहीं बैठते थे। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। मैंने लिया था बॉटनी, पहले मैंने लिया एनवायरनमेंट, नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने लिया बॉटनी, और मैं ना भाग जाती थी दूसरे डिपार्टमेंट में। उस डिपार्टमेंट में कोई नहीं होता था, वहाँ डिपार्टमेंट वाले भी वैसे ही थे, उसी सब्जेक्ट के वही लोग बैठे होते थे, सिर्फ मैं बाहर से जाती थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। एक तो वो ना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्लासेस ना, वो एक किला है लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्चुअली, वो यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया। उसका क्लास पता है कैसे, इतना बड़ा आलीशान रूम है वो, इतना ऊंचा। तो मैं वहाँ जाती थी। MSc पोस्ट ग्रेजुएट इन zoology ऑनर्स विद माई स्पेशलाइजेशन इन एंडोक्राइनोलॉजी एंड एनिमल सर्जरी। तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन थी। तो मैं बॉटनी क्लास में वहाँ जाती थी, इतने बड़े रूम में अकेले जाके बैठ जाती थी। मुझे इतना मज़ा आता था बॉटनी पढ़ने में। फिर जब मैंने आगे की प्रिपरेशंस करी, तब मैंने बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ी, और मुझे एक टीचर मिली जिनका नाम मैं कभी पूछ नहीं पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था उनसे। लेकिन उन्होंने जो बॉटनी पढ़ाई, मुझे आज भी उनकी बॉटनी याद, मुझे आज भी उनकी पहली क्लास याद है। उन्होंने पढ़ाया था नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो तुम पढ़ते हो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था, मुझे उनका वाइट बोर्ड याद है आज भी, और वो उस पर लिखी हुई लाइन्स याद है। उन्होंने इतना कमाल का पढ़ाया था। और बॉटनी पढ़ाते हुए बस मैं वैसा पढ़ा दूँ तो मज़ा आ जाए, पर वो ही कर सकती है। हाँ, मैं बता के रही थी कि मुझे बॉटनी बहुत पसंद है, और ऐसे कोई सो जाए ना तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये जो मुझे कह रहे हैं ना 1 जनवरी को बुलाना है, ऐसा है कि 1 जनवरी को उनकी भी ज़िंदगी है। शी जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड, तो वो भी घूम फिर रही होगी, और मेरी भी ज़िंदगी है। ठीक है, तो मैं तो 1 जनवरी को नहीं आऊँगी पढ़ाने, ठीक है ना, मैं 31 को आऊँगी। मैं जा रही हूँ घूमने, ओके, मैं नहीं आऊँगी। ओके मैंने मैम। बहुत पहले बता दिया था, खबरदार किसी ने मैम आप मुझे बोल रहे थे ना कि दिन भर जो सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बोरिंग लगता है। मैम सबसे ज्यादा एलर्जी तब होती है जब सीरीज के न्यूमेरिकल्स कर रही हो ना, और 3 बार न्यूमेरिकल करने में 3 बार अलग आंसर आता है, तब बहुत बुरा लगता है मैम। यस अरे मैम। तुम्हारे साथ भी होते तो मेरे साथ भी होता था यार, ये तो बड़ी जानी पहचानी सी बात होगी। हम और न्यूमेरिकल तब मन करता है दीवार से सर भागने मार ले, जाते क्योंकि मैम 3 बार सॉल्व किया और तीनों बार अलग ही आंसर आता है। लेकिन ना वो तीनों ऑप्शन कभी तुम्हारे ऑप्शन में नहीं होते। मैथ्स में मैम यस ऐसे मैम, एब्सोल्युटली राइट। ओहो, वो मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। लेकिन मेरे को एक फिजिक्स के सर अच्छे मिले थे, फिर पता नहीं क्या हुआ था, मुझे भूल भी गया। लेकिन अच्छे नहीं मिलते मुझे। मुझे बायो पसंद थी, पर मेरे टीचर्स वो एनसीईआरटी से ना रीड करके पढ़ाते थे, मेरे को नहीं समझ आता था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास ट्यूशन लगी थी। वो अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन वो पढ़ाते अच्छा नहीं थे। तो सबको लगता था ना वो डॉक्टर है तो अच्छा पढ़ाएंगे, पर वो बहुत बुरा पढ़ाती थी। लेकिन मैं स्टूडेंट थी ना, तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा ऐसे ही होता होगा सब्जेक्ट। तो मेरी बायो बहुत ख़राब हो गई थी। फिर उस चक्कर में मैंने खुद ही पढ़ी है। फिर ये थोड़ा सा बायो में दिक्कत हो गया था। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी, तो वो इंटरेस्टिंग थी। पर चलो कोई बात नहीं, जो भी है। यार ये तुम्हारा सरप्राइज़ है भाई, तो थोड़े अपना क्वेश्चंस को रख लेना जो भी तुम्हारे दिमाग में है। मैं आज रात को गूगल फॉर्म बनाना सीखती हूँ, मुझे आता नहीं है। तो बनाना सीखती हूँ, फिर मैं तुमको भेजती हूँ, और टाइम उनसे कंफर्म करके बताती हूँ, बिकॉज शी इज़ डॉक्टर, तो उनसे टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल है। उनकी आजकल डे नाइट ड्यूटी चल रही है, और अभी अभी शी गॉट मैरिड, तो वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रश में चल रही है, राइट। ओके, थोड़ा सा पढ़ा दूँ। यो मैम। तो ये मैम नो मैम। मैम पढ़ा दो। अच्छा हाँ जतिन, अप्रॉक्स ऑफ नियरेस्ट ही लगता है फिर, जब आंसर 3 3 निकल रहे हैं तो मैं ढूंढूंगी क्वेश्चन के आसपास कौन सा है। तुम अकेले थोड़ी हो, तो हम भी करते हैं ऐसे ही। हमें भी तो आता है, जब हम हायर स्टडीज़ के लिए एग्जाम देने जाते हैं तो हमें भी आते हैं मैथ, फिर अपा भी ऐसे लगाते हैं। इना मीना डी का तो नहीं हो पाएगा यार, ये 3 आंसरों में से ये वाला करीब लग रहा है, यही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होता है। दिल की तसल्ली है। और तू साहिल चुप कर, नो मैम है, सो के क्यों नहीं आया तू? आज तो मैं भी नहीं ज़्यादा सो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, चुप कर जा। सुन, इतनी सी बात याद रख ले, पोटेशियम आयन है ना, पोटेशियम आयन क्या करता है स्टोमेटा के, ये क्या है, ये स्टोमेटा है क्लोज। क्लोज कैसे पता चला, पोर नहीं दिख रहा मुझे सेंटर में, तो क्लोज है ना, इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के क्या होता है, पोटेशियम आयन एंटर कर जाता है किसमें, गार्ड सेल में। और तुमको पता है आयन के पीछे पीछे कौन जाएगा, वाटर। वाटर। वाटर वाटर। एंटर इनटू गार्ड सेल।
तो पानी अंदर चले गया तो ये हो जाएगा गब्बू। और जब ये देखो, अगर दो एकदम ऐसे, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बिल्कुल ऐसे मरी और मैं अपने दोस्त से गले लगी हूँ, तो हम ऐसे ही गले लगेंगे। लेकिन फिर हम दोनों ने बहुत सारा KFC के बर्गर खा लिए, आज हमने खाए भी थे। आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, उसने हमें पैसे भेजे, जो कि मैं मेरी रूममेट गरीब है, उसे पता था, उसने हमें पैसे भेजे। फिर हमने KFC ऑर्डर किया क्योंकि उस पर ऑफर चल रहा था। फिर हमने KFC खाया तो हमारा पेट इतना मोटा हो गया। अब हम गले मिल रहे हैं तो हमारे पेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो हमें गैप आ गया। तो वैसे ही गार्ड सेट जब गब्बू हो जाते हैं, गब्बू होने को कहते हैं टर्जिट। क्यों? क्योंकि इसमें पानी आ गया। तो जब ये टर्जिट हो जाते हैं तब इसमें पोर बन जाता है। तो अब मैं कहूंगी गार्ड सेल हो गया ओपन। तो पोटेशियम आयन की एंट्री से गार्ड सेल होता है ओपन। ये है नीट का क्वेश्चन। इट्स इट। वो पोटेशियम में बाहर चले जाएंगे, फिर वो पतला हो जाएगा, अंदर ही थोड़ी रहेंगे। पोटेशियम है मैं जा रहा हूँ बाहर, बहुत हो गया। समझ आई बात? Yes, ma'am. जैसे गार्ड ये खुले, गैसेस बाहर निकल जाएंगी, पानी बाहर निकल जाएगा। चलो यहाँ पे तो तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेना, मैंने अगला पढ़ाया तो तुम तो रो दोगे। या मैं तुमको ट्रांसपिरेशन वैसे पढ़ाती हूँ। जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरा एक दोस्त होता था, क्या नाम था उसका, ओ ये भगवान कभी ना देखे वो मेरी वीडियो, कोसेगा वो मुझे। चौधरी। तो चौधरी साहब का क्या था, बायो बेकार थी उनकी, लेकिन अपनी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो मैं उसको पढ़ाती थी। लेकिन ना पता है दिक्कत क्या थी, मैं जिसको पढ़ाती थी उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आते थे। एक मैंने 10th में उसको इंग्लिश पढ़ाई थी, उसके कितने 85 आए थे। मेरे खुद के 65 आए थे। मैम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मेरे को पता चल गया मैं टीचर अच्छी हूँ शायद, लेकिन स्टूडेंट अच्छी नहीं। तो चौधरी साहब को एक दिन मैंने पढ़ाना था ट्रांसपिरेशन, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको ना, हम पार्क में बैठे थे और हमारी बस आती थी, ट्यूशन से ना हम बस लेके जाते थे। तो मेरे को याद है तब 5 रुपये की टिकट लगती थी। फिर वो बस हमें एक चौक पे उतारती थी, फिर वहाँ से मैं पैदल जाती थी, मेरा घर पैदल था, और वो लोग फिर आगे एक और बस लेके अपने घर को जाते थे। तो हम स्कूल के बाद ना एक फ्रेंड के घर इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि हमारी ट्यूशन स्कूल के पास थी और मेरा घर बहुत दूर था। तो हम फिर उसके घर इकट्ठा होते थे, और फिर हम उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते थे, तू तो बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। फिर हम उससे मैगी बनवाते थे। वो हमारी बातों में आ जाता था। 1 घंटा मुझसे मैगी बनवाते थे। फिर हमारे कपड़े, जैसे क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म, मेरी तो यूनिफॉर्म ही होती थी, वो क्या करते थे कभी कभार बोलते थे हमारे कपड़े प्रेस कर दे, ऐसे काम कराते थे मुझसे। फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके हम ट्यूशन जाते थे। फिर वहाँ से आते आते हमें शाम हो जाती थी। फिर शाम को वही होता था बस का, तो हम बस का वेट कर रहे थे, तब पेड़ था। तो मैंने कहा मैं तुमको ट्रांसपिरेशन समझाती हूँ, तू है पागल। पागल तो वो खैर है ही है। ठीक है, तो ये पत्ता है, पत्ते के ऊपर अपने पड़े हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा चलो खोल दो। ठीक है खोल दो यार, अब इसको बंद क्यों करोगे, अच्छा नहीं लगता। ठीक है मैम, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हाँ यार, दिन से रात हो जाती थी उसी यूनिफॉर्म के अंदर। कभी बार लगता है कितनी कठिन जीवन था यार, हद है। ट्यूशन में समझ तो आता नहीं था, इससे तो नहीं जाती। सर चलो छोड़ो, सबने लगाई थी इसलिए मम्मी ने ज़बरदस्ती लगा दी थी। एनीवेज, ट्यूशन में हम जल्दी चले जाते थे और वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ती थी मैं। एक सर थे जो इंग्लिश ऑनर्स थे, बट ही वॉज सो गुड विथ हिस्ट्री। वो मुझे हिस्ट्री पता कैसे पढ़ाते, क्योंकि मैं सबसे पहले जाती थी ना, मेरा घर बहुत दूर था, तो मैं वहीं रहती थी एक तरह से, मेरा घर था वो दूसरा। तो मुझे हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो पूरा वर्ल्ड का मैप खोल देते थे टेबल पे, और उन्होंने मुझे पढ़ाई थी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 मैप के ऊपर। वो था अलग लेवल की टीचिंग, गजब, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम तो कुछ नहीं है, बच्चे हम। तो देखो पानी गया, यहाँ पर था पानी, रूट प्रेशर से अंदर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना। रेड कलर से बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि क्लास मेरी है, मैं रेड से बनाऊंगी पानी। रुक के दिखाओ। पानी आ गया यहाँ पे रूट प्रेशर से, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब पानी को सक करना पड़ेगा। तो समझो कि यहाँ पर मेरा भाई जैसे समझाता है, जब बहुत गर्मी होती है ना, तो वो कहता है कि सूरज ने ना एक्चुअली यहाँ ना स्ट्रॉ लगा दिया हमारे सर पे, और ये ना हमारा पानी पूरा चूस रहा है। मेरा भाई तो मुझे ऐसे ही समझाता है कि देख गर्मी है ना बाहर, ये सूरज ने स्ट्रॉ लगा दिया, अब देख सारा खून पी लेगा ये हमारा। तो वैसे ही होता है कुछ, कि सूरज क्या करता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो सूरज की वजह से पानी जो होता है ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो जो वाटर है, पानी ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये पुल है। गर्मी की वजह से जो भी पानी लीव्स के पास होता है, वो क्या करने लग जाता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो अगर पानी भाप बन के उड़ने लग गया तो पानी की लीफ को कमी हो जाएगी, तो लीफ पीछे बोलता है कि भाई पानी दे, रूट्स को बोलता है पानी भिजवाओ ऊपर, ये तो निकल रहा है। तो मैं लीफ हूँ, मेरे सरफेस से पानी इवेपोरेट होकर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ट्रांसपिरेशन में पानी कैसे जाता है, एज ए गैस।
ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में जाते हैं इसलिए अपने को दिखता नहीं है। नहीं तो सोचो तुम लीफ को देखो और वहां से तुमको पेड़ की कैनोपी से पानी उड़ता हुआ दिख रहा है, तो बावले जैसे सच में दिमाग घूम जाएगा, ये क्या हो रहा है, राइट। तो गैसियस फॉर्म में जाता है, अपने को दिखता नहीं है। तो जैसे पानी गैसियस फॉर्म में जाता है, उसकी वजह से लीफ प्रेशर डालते हैं कि भाई पीछे से पानी भेज, तो रूट से जो पानी है ना वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है, लीव्स के पास। अब लीव्स के पास जाता है, काफी सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कुछ पानी ऑब्वियसली लीव यूज कर लेता है ना अपने लिए। तो ये जो सन की रोशनी ने, ये हीट ने पानी को पुल किया ऊपर की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। समझ में आई? तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पुल है। पुल होता है किसका, पानी का, वाटर का, ठीक है। तो लीफ को पानी मिलता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो जो ऊपर के पत्ते हैं उनको कभी पानी ना मिल पाए। तो ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेजर रिस्पॉन्सिबल है वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट। बात समझ आई? Yes, ma'am. लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि फोटो खींचो इसकी, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक बात बताओ, केमिस्ट्री में पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं तो भूल गई। Bent. Band shape. ऐसा ऐसा होता है। Yes, इतना ma'am. पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Oxygen. इलेक्ट्रोनेगेटिव का सिंपली मतलब है कि बहुत ही नेगेटिव इंसान है, अपनी तरफ सब कुछ खींच लेगा, जितना खाना है ना सब खींच लेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरी रूममेट है, जितना खाना है सब खींच लेगी अपनी तरफ। अब चिकन के 2 पीस थे, बड़ा वाला उसने उठा लिया, वो कुछ नहीं मिला, हड्डी खाई है मैंने, बताओ हड्डी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मेरी रूममेट है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के पास। ये मैं हूँ, गरीब सी मांग रही हूँ, थोड़ा दे दे, थोड़ा दे दे, भूख लगी है, दे दे, मेरी क्लास है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा है। अब अगर ट्रांसपिरेशन खींच रहा है तो एक ही मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वाटर क्या होते हैं, दोस्ती बनाते हैं। वाटर क्या होते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ के बैठे होते हैं। तो ये एक है वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल कहते हैं, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होती है ना, इतनी केमिस्ट्री तो हमें भी पता है। तो इनके बीच में हो जी अट्रैक्शन, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond. bond. है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड होते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, एक पानी को प्यार है दूसरे पानी से, और इस मोहब्बत, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें, इसे हम कहते हैं कोहेशन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, एक सेकेंड मैम आए नहीं, अगर आपके रूम में तो महाभारत हो जाएगी। मैम जब आप क्लास ले रहे हो तो आपकी रूममेट क्या करती, जब मैं क्लास लेती हूँ मेरी रूममेट हेडफोन लगा के अपने ऑफिस का काम करती है। जब वो अपने ऑफिस का काम करती है ऑनलाइन मोड में, उसको बोलना होता है, अपनी स्क्रीन ऑन करनी होती है, तो मैम बाहर गाने सुनती है और तुम्हारी मॉर्निंग लेक्चर प्रिपेयर करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती है, और जर्नली थक के फिर थोड़ी देर के बाद एंड ऑफ द हाफ एन आवर मैं ऐसे करके लेट जाती हूँ पूरा। मैं उसको ऐसे देख रही होती हूँ, खत्म कर, भूख लग रही है भैया। कभी कभार मैं खाना भी बना रही होती हूँ उस टाइम पे, डिपेंड करता है आज खाना बना हुआ है। मैम आपने जब ऐसे बोला ना कि आपकी फ्रेंड सारा वो चिकन खा गई और आपको हड्डी मिली, ये बात अगर उन्होंने सुन ली होती तो आपको डांटनी पड़ती? सच तो सच है, सच बोलने से जग जाएंगे हम, डांट के जड़ से कैसी बातें कर रही हो तुम। फ्रेंड्स के बीच में कोई डांट नहीं चलती। और क्या, सिर्फ इंसल्ट चलती है, थप्पड़ लाते चलती है, यस पड़ मैम। जाती है मुझे। नहीं बताऊंगी अस्मिता, थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाता है मुझे, क्या है वो मुझसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है और थोड़ी हाइट भी लंबी है तो लगा देती है वो, कोई बात नहीं, मैं भी लगा देती हूँ। चलो भाई, तो कोहेशन होता है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इसको कैसे कोहेशन, तेरे बारे में बात नहीं हो रही, कैसी बातें कर रही है, तो क्लास चल रही है, आई एम वेरी सीरियस। व्हाई वुड वी टॉक अबाउट यू? नहीं बिल्कुल नहीं, क्लास थोड़ी ए माय क्लास माय रूल। आई तेरे ऑफिस की मीटिंगों में, हम तो क्लास की बात कर रहे हैं ना, जोर से बोल। क्लास की बात Yo-yo, कर, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आप काम करो मैम। देखो पानी ने एक दूसरे को पकड़ा है, ठीक है। अब देखो, एक तो कोहेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक पेपर को चिपकाना होता है तो हम जो लेकर आते हैं ग्लू, उस ग्लू के ऊपर ऐसे लिखा होता है एडहेशन ग्लू, कभी देखा है किसी ने? यस मैम। यस मैम। हाँ एडहेशन। तो देखो जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, किस किस पाइप से जा रहा है प्लांट के अंदर, पाइप तो बनाई नहीं मैंने, जाइलम। वो जालिम जो पानी को लेकर जाता है, उस जालिम का नाम क्या है? फ्लो। तो बेटा ऐसा थोड़ी ना है कि अंदर पन्नी लगी हुई है जालिम की पाइप से वो छुएगा नहीं। तो जालिम के छुओ ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जालिम की पाइप है, अरे हर कुछ ब्लू कलर का होगा तो कैसे चलेगा ये बताओ, है अलग कलर मैम ठंड में तो पानी छूने का मन ही नहीं करता।
बेटा लेकिन पानी को तो पाइप छूनी है ना है ना? तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल, ये देख वाटर का मॉलिक्यूल किससे आपस में तो एक दूसरे से दोस्ती रखता है, ठीक है, लेकिन वो दोस्ती रखता है अपने इस सरफेस से भी, जिस सरफेस के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो अपने जिस सरफेस से वो जा रहा है उससे भी वो कनेक्टेड होता है। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? एडहेशन, ठीक है। तो जब जाइलम, वो पाइप से पानी जब जा रहा है, कभी तुम पानी दे रहे हो ना खेतों में, तो सोचना कभी कि जब पाइप से पानी बाहर निकल रहा है उसमें भी ये होता है, पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एडहेशन और कोहेशन, ठीक है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोहेशन, और पानी के मॉलिक्यूल पाइप को भी छूते हुए जाते हैं, एडहेशन, ठीक है। और एक और तीसरा फोर्स होता है जिसको बोलता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता, नहीं पता ना, नहीं पता ना। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कि ऊपर सारे सरफेस वाले मॉलिक्यूल एक लेयर की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, होता क्या है, देखो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ दोस्ती करे बैठे हैं ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, देख मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हूँ, देखना जरा साइड में, तो एक दूसरे को अच्छे से पकड़े चारों तरफ से, मानते हो कि नहीं? जल्दी बताओ, मानोगे कि नहीं? यो मैम। देखो जो अगर मैं मॉलिक्यूल देखना, ध्यान से देखना, जितना लिखा उतना है, 1 वाला मॉलिक्यूल देख, चारों तरफ से उसको पकड़ रखा है वाटर मॉलिक्यूल ने और सरफेस ने, करेक्ट। ऊपर वाले पानी के मॉलिक्यूल ने, नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल ने, लेकिन ऊपर वाला पानी का मॉलिक्यूल देख, ये सेकंड वाला, इसको ऊपर से किसी ने पकड़ा है, इसके ऊपर तो पानी का और कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, इसको तो बस नीचे से खींचा जा रहा है ना, तरफ नीचे से खींचा जा रहा है ना। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, पानी का जो सरफेस, अगर ग्लास में पानी डालोगे तो उसको सरफेस देखना, जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, उनके ऊपर सारा फोर्स जो होता है वो अंदर से आता है, तो इनको ना अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा खींच के रखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल है वो एक सीधी लेयर में आ जाते हैं, इसलिए पानी को बिना हिलाए रखोगे ना तो इनका एक लेयर बन जाता है। तो ये जो सरफेस के ऊपर टेंशन क्रिएट हो गई है ना अंदर से पुल होने की वजह से, और एक लेयर बन गई है, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं, सरफेस टेंशन। बुरा तो नहीं मानोगे? अच्छा, बुरा मान भी जाएगी तो फिर क्या कर लेगी ये पता है? क्लास से भाग जाएगी, कह रही ये कह रही होगी, है ना। तो इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। तो मैं तुमको ये साइज सोच रहा होगा क्यों बता रहे हो सब चीज़ें, गाने क्यों नहीं दे रहे यार? मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ सारी चीज़ें, एक तो मेरा मन कर रहा है और मेरी क्लास को भी टाइमिंग है 6 मिनट है, और पका के जाऊंगी तो कुछ 6 मिनट। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पापी जाइलम में पानी ऊपर को जा रहा था, ये तो मैंने चौधरी को बताया था 10th ग्रेड में, तब चलता था, लेकिन अगर वो मुझसे 11th में पूछता तो मैं उसको कैसे डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे आज। We need to talk after the class. Yes. So ये जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जाइलम में ये कैसे मूव कर रहा है? जाइलम में ये एक धार की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, पानी की धार है, ऐसा नहीं है पानी का मॉलिक्यूल अलग अलग जा रहा है। तो ये जो पानी की धार सी बन रही है वो कैसे बन रही है? एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोहेशन, पानी पानी के बीच में दोस्ती, बिकॉज ऑफ एडहेशन, पानी के मॉलिक्यूल की जाइलम की पाइप के साथ दोस्ती, और बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, पानी अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखता है। अगर पानी की बूंद ऐसे दिखती है ना, इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कि अंदर के फोर्स उसको एक शेप देता है, ठीक है। तो इन 3 मॉलिक्यूल्स की वजह, इन 3 फोर्सेस की वजह से पानी जाइलम में एक कॉन्टिन्यूस फ्लो की तरफ मूव करता है और ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल। समझ आया? हम आप बीच में हंसे क्यों थे? ओ यार, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मेरी क्लास खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम होने नहीं देंगे। इसकी क्लास के टाइम पे ना मैं भी फनी फेस बनाऊंगी, देख तू कैसे हंसी रोसती है। चलो मैम लिख लिया? कर लेती उससे। हाँ, मैम अगर ऐसा मेरी फ्रेंड कर रही होती तो मैं तो कब से उसके साथ कट्टी होगी होती। कट्टी मैं नहीं कर रही तेरे से। बेटा कट्टी वट्टी नहीं होती है, मुक्के मुक्के चलते हैं बड़े हो गए अब हम। कट्टी करके कहाँ जाऊंगी फिर? चाय पीने तो इसी के साथ जाऊंगी, है ना। बिरयानी भी हम साथ ही खाएंगे, तो क्या कट्टी बट्टी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो, कोहेशन, एडहेशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी तुमको पूरी थ्योरी करा दी मैंने, तुमको पता ही नहीं चला।
सुनो, उसका नाम तेरी चाची की लड़की लगती है, उसका नाम क्या होता है, उनका नाम बोल। देखो तो कोहेशन, एडहेशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि कोहेशन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं, एडहेशन की वजह से भी वो एक साथ रहते हैं, और सरफेस टेंशन भी, तीसरा पॉइंट है यहाँ सरफेस टेंशन, या मेंशन नहीं करते ये, मैंने भी नहीं करा। सरफेस टेंशन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते हैं जाइलम में, और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ऊपर की तरफ जाते हैं और स्टोमेसा से बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसको हम कहते हैं वाटर की मूवमेंट। तो वाटर की मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए ये थ्योरी दी गई है, ठीक है, समझ आया? कोई बात नहीं स्मिता। यो मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। इस पे क्वेश्चन आते हैं, कोहेशन और एडहेशन में पूछते हैं, तो याद रखना यार, जो को एग्जिस्ट कर रहा है, एक जैसे ही को एग्जिस्ट करते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में दोस्ती है कोहेशन। एडहेशन, ग्लू से याद रखना, पेपर और ग्लू दो डिफरेंट चीजें हैं ना, तो पानी का मॉलिक्यूल ट्यूब के साथ जो अटैचमेंट करता है वो एडहेशन है। ओके डन। क्वेश्चन कराने थे मैंने आज, लेकिन तुम्हारी हालत देख के मुझे छोड़ना पड़ेगा। बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, एक बात बताओ, कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन को? सनलाइट। लाइट है ना, लाइट Temperature. होगी, यस टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। लाइट और टेम्परेचर एक जैसे ही होते हैं, लाइट ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा। और अगर ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन होगा ज़्यादा? No. ह्यूमिडिटी, पानी अगर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में तो कहाँ होगा? तो ये तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, है ना। इसको इंक्रीज करो वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और अगर विंड बहुत स्पीड में ब्लो कर रही है, अगर बहुत ज़्यादा विंड स्पीड में ब्लो कर रही है, तब भी ट्रांसपिरेशन कम होता है, क्योंकि सरफेस इतना गर्म नहीं हो पाता ना, हवा चीज़ों को ठंडा कर देती है, राइट। ये कुछ फैक्टर्स है, कोई बड़ी बात थी इसमें, ठीक। स्क्रीनशॉट ले ले। 11:30। श्रेया तुमने क्या खाना भेजना है मुझे, है यार? तुम जब मिलोगे सब तो मेरे लिए खाने के लिए ले आना अपने घर से खाना बनवा के, मैम रीजनल क्या है खाना, फेवरेट आपका? रीजनल खाना लेके आना, मैं सब खा लूंगी। मैम आपके लिए सिड्डू लेके आएंगे हम। अच्छा सिद्धू, अरे जाने से दाल पहले चावल तुमको मानी। एक, सिद्धू मैंने खाया बहुत अच्छा होता है। मैं तुम्हें जाने मैम से दाल पहले चावल एक्सपेरिमेंट बता मानी। दूं? ठीक है डन। एक एक्सपेरिमेंट बता दूं? बता दो। फोटो अच्छी है, फोटो देख लो। एक गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट होता है, पता है किस लिए होता है? जानने के लिए कि फूड फ्लो थ्रू जाइलम, कि जो खाना है वो जाइलम से फ्लोएम से फ्लो करता है, ठीक है। इसमें पता है क्या करते हैं, ये ट्री का बाक है, देख, ये जो बाहर वाले रीजन होते हैं जिसको हम छूते हैं और डेड सा होता है, ये होता है बार्क। बार्क के अंदर होता है वुड, ठीक है, बार्क के अंदर होता है वुड। अब जो बार्क होता है ना, वहां पर तुमको मिल जाते हैं बहुत सारे, क्या, बहुत सारी पाइप मिलती है किसकी? फ्लोएम की। और जो वुड होता है ना, वहां पे तुमको जर्नली मिलता है जाइलम, पानी वाला। अभी पता है क्या करते हैं गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट में, ये ना इसको इस पे चीरा लगा देते हैं, इस पे देखो, सिर्फ किस पे? बार्क वाले रीजन पे चीरा लगा देंगे ऐसे, ठीक है। बार्क वाले रीजन पे इन्होंने चीरा लगा दिया, मतलब ऐसे कट कर दिया। तो देखो यहाँ पर कट करा दिख रहा है तुमको, है ना, यहाँ पे इसने कट कर दिया। फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद ये देखते हैं कि ये देखो, ये जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पे सूजन सी हो गई है, नीचे वाला तो पतलू है अभी भी, ऊपर वाले रीजन में सूजन हो गई है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि मैम जो फ्लो था, जो बॉन्ड बना था उन दोनों के बीच, वो थोड़ा टूट गया है, वो डिपॉजिट हो गया है। तो फ्लोएम से क्या आ रहा था? खाना, लीफ से खाना नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये फूड आ रहा है, और वो नीचे जा नहीं पा रहा, तो खाना यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे सूजन कर देता है ये। तो तुमको ये रीजन सूजन सूजा सा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ग्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। तो फूड इकट्ठा हो जाता है, अक्यूमुलेट। और ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? जानने के लिए कि खाना फ्लोएम से जाता है, क्योंकि हमने फ्लोएम ही तोड़ा ना, तो हमें पता चल गया कि यार खाना ना फ्लोएम से जाता है, क्योंकि पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है इस रीजन में। जब ये इकट्ठा होता है फिर इसको निकाल के टेस्ट करके पता चल जाता है कि यहाँ तो सिर्फ खाना था, सुक्रोज था। ओके डन। ये मैम स्क्रीनशॉट लो और रेस्ट कर लो भाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा थके हो। कल क्लास नहीं होगी, एनवायरमेंटल इशू प्रिपेयर कर लेना, परसों क्लास लेंगे और फिर डॉक्टर से मिलेंगे। ओए कोई भाई बीमारियां लेके नहीं आएगा कि वहां बैठ के पूछ रहे मेरे पेट में दर्द होता है कैसे ठीक करे। फ्री कंसल्टेशन नहीं है वो वाली, ठीक है।
सिर्फ टीचिंग की बात होगी। ओके बहुत मैम। पीटूंगी मैं तुम्हें अगर तुमने बीमारियां पूछी उनसे तो। अब मैम मेरा ऑनलाइन कैसे मारोगे? हाँ हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे मारोगे?